हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू लाइफ शिल्प एकेडमी। ये है चैप्टर नंबर 6 फॉर योर बुक नंबर 2, ज्योग्राफी डोमेन वाटर रिसोर्सेस। इंपॉर्टेंट है। वाटर का यूज क्या है इंडिया में, वाटर इस समय लैंड वाटर कहाँ कहाँ पर ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज हमारे पास कितने हैं, नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 की क्या है, इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे मेरे साथ। प्लस आप मेरे साथ ये भी समझेंगे कि हमारे पास वाटर, ग्राउंड वाटर के टर्म्स में एक्सप्लॉइटेशन कहाँ पे ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और लैंड जो सरफेस वाटर है वो कहाँ पर ज्यादा मिलता है। मतलब अगर मैं रिवर्स की बात करता हूँ तो कौन से रिवर्स में इंडिया का 60% सरफेस वाटर तो वही मिल जा रहा है। और इंडिया में इस समय वाटर कितना हम लोग यूज कर पा रहे हैं आउट ऑफ द टोटल सरफेस वाटर रिसोर्स जो हमारे पास है, और जो रेनफॉल से आता है उसमें से हम कितना यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो वाटर एक साइक्लिक रिसोर्स है, सभी को पता है, जिसकी अबंडेंट सप्लाईज है ग्लोब पर। वैसे तो क्यों, क्योंकि 2/3 इलाका तो ग्लोब का वाटर से ही भरा हुआ है। बट ये मत समझना कि वो सारा हम यूज कर सकते हैं। आउट ऑफ द 2/3 टोटल वाटर, ओनली 3% ऑफ द वाटर कैन बी यूज्ड। तो एक तो ये हो गया फ्रेश वाटर का, और बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन फ्रेश वाटर का ह्यूमन यूज के लिए अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वाटर की शॉर्टेज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और वी हैव द डिजायर टू कंट्रोल ओवर दिस रिसोर्स ज्यादा से ज्यादा। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि थर्ड वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड वॉर कभी हुआ तो वो वाटर रिसोर्स को कंट्रोल करने के लिए होगा। तो जिन कंट्रीज के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिसोर्स है वो चाहती हैं और रिसोर्स आए, जिनके पास नहीं है तो दे हैव द डिमांड फॉर दैट। जिसकी वजह से दुनिया भर में टेंशंस वगैरह, डिस्प्यूट्स वगैरह निकल कर आ रहे हैं, कंट्रीज में, स्टेट्स के बीच में, कम्युनिटीज एंड वेरियस रीजन्स। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के वाटर रिसोर्स का क्या हाल है। पहली बार जो हम लोगों ने बात करी हुई थी कि इंडिया के पास टोटल वर्ल्ड का बस 2.4% इलाका है। इसके बाद इंडिया के पास टोटल वाटर रिसोर्स का बस 4% वाटर रिसोर्स है। वी हैव द 4% ऑफ द वर्ल्ड वाटर रिसोर्स। और इंडिया के ऊपर वी हैव द 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो कि अब सेंसस के हिसाब से 17.8% हो गई। तो अब इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लैंड हमारे पास उतना ही है, वाटर हमारे पास उतना ही है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वो कम होगी। अब इसका मतलब क्या है, मान के चलो कि हमारी कंट्री में 100 लोग थे और हमारी कंट्री में 1000 लीटर पानी था। तो ऐसे में हर एक आदमी के पास, हर एक इंसान के पास कितना पानी हुआ, 10 लीटर। बट अब मान के चलते हैं कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन 100 से बढ़कर 1000 हो गई। अब 1000 लोग और 1000 लीटर ही पानी, तो हर एक इंसान पर 1 लीटर पानी आया। तो इसको पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी कहते हैं, जो इंडिया में निरंतर कम होती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, अवेलेबल वाटर को हम लोग यूज कर रहे हैं पागलों की तरह, जिसकी वजह से टोटल अवेलेबल वाटर जो हमारे पास है वो कम हो रहा है। और पॉपुलेशन इंडिया की निरंतर हर साल बढ़ती जा रही है। इसके बाद बात करते हैं बारिश में हम लोगों के पास कितना पानी आ जाता है। हम इसको जनरली क्यूबिक किलोमीटर में काउंट करते हैं। तो हमारे पास बारिशों में एनुअल, एक साल में कम से कम 4000 क्यूबिक किलोमीटर पानी इंडिया पर बरसता है। यहां तक समझ में आता है। और सरफेस वाटर की बात करते हैं, सरफेस वाटर मतलब नदी नाले। और जो ग्राउंड वाटर है उसमें कितना पानी अवेलेबल है हमारे पास, तो 1869 क्यूबिक किलोमीटर। तो सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर को मिला लिया जाए तो 1869 क्यूबिक मीटर। और बारिशों में बरसता है 4000 क्यूबिक मीटर। बट आपको पता है, तो अगर मैं टोटल कर लूं इसका, 4000 प्लस 1869, तो आपके पास आता है 5869। 5869 तो टोटल पानी हमारे पास इस समय है, बारिशों का मिला लिया जाए, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। बट इस 5869 में केवल 60% पानी, किसका 60%, ग्राउंड वाटर का 60% पानी। तो अगर आप 1869 का 60% निकालते हैं तो आपके पास 111121 आता है, जिसको राउंड फिगर करके यहां पर 1122 लिखा हुआ है। तो 5869 पानी तो टोटल हमारे पास है, जिसमें से केवल हम 1122 क्यूबिक किलोमीटर पानी यूटिलाइज कर पा रहे हैं। सोच के चलो, इसको अगर मैं माइनस करता हूं 5869 से, तो 4747 क्यूबिक किलोमीटर पानी इंडिया में यूं ही वेस्ट हो रहा है, बरस रहा है पानी। वाई डोंट यू सेव इट। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मुझे वाटर प्रॉब्लम से बचना है तो कहाँ पे सोल्यूशन छिपा हुआ है। इसके बाद हम इंडिया के सरफेस वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं। सरफेस वाटर आपको रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, टैंक्स, इन सब से मिल जाता है।
इंडिया में ऑलमोस्ट 10,000 से ज्यादा तो नदियां बहती हैं। आपको बता दूं, 10,000 नदियों में जो टोटल पानी हमारे पास है वो एस्टिमेटेड है 1869 क्यूबिक मीटर, सॉरी क्यूबिक किलोमीटर, जैसे कि आपको आगे बताया भी था। बट इस 1869, ये मत सोचना कि इस 1869 क्यूबिक किलोमीटर से का सारा पानी हम लोग यूज कर लेते हैं। हम लोग नदियों का पूरा पानी भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। सरफेस वाटर भी जो हमारे पास अवेलेबल है ना, वो भी जाकर आधे से ज्यादा तो ओशंस में खाली हो रहा है। 1869 का केवल 32% पानी यूज कर पा रहे हैं हम लोग, दैट इज 690 क्यूबिक मीटर। और हम लोग सर पूरा पानी क्यों नहीं बताओ, हम लोग पूरा पानी यूज क्यों नहीं कर पा रहे रिवर्स का? बेटा नहीं कर सकते ना। बहुत सारी पानी, जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया चाइना से होते हुए बांग्लादेश में जाती है, हम सारा पानी रोक नहीं सकते ना। बांग्लादेशों को भी तो चाहिए। गंगा, गंगा इंडिया में से होते हुए सीधा बांग्लादेश जाती है, तो वी कैन नॉट इवन स्टॉप द गंगा वाटर्स। ऐसे ही इंडस पानी, इंडस का रावी चेनाब, मतलब इंडस चेनाब झेलम, इनका पानी भी रोक नहीं सकते आप, क्योंकि ये रिवर्स हमने पाकिस्तान को दे रखी है। रावी, ब्यास, सतलुज, ये 3 रिवर्स हमारे पास है टोटल, इनका पानी मैं 100% रोक सकता हूं, बट वो भी नहीं रोक पा रहे हम लोग, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है। तो जितना सरफेस वाटर आपके पास अवेलेबल है ना, उसका भी 690 क्यूबिक किलोमीटर ही यूज कर पा रहे हैं आज हम। इंडिया में रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, ज्यादातर तो मानसून सीजन में हो जाती है। ठीक है, इसलिए रिवर्स में वाटर अवेलेबिलिटी मानसून के दौरान काफी ज्यादा होती है, क्योंकि पानी बरसता है तो रिवर्स में पानी बढ़ जाता है। इंडिया में गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक और इंडस, ये 4 नदियां देख लो आप। जितना टोटल सरफेस वाटर है ना हमारा 1869 का 1869 का अगर मैं 60% करता हूं, तो 1121 क्यूबिक किलोमीटर पानी जो है वो केवल इंडिया की 4 रिवर्स में आ जाता है। व्हाट आर द 4 रिवर्स? गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक, इंडस, जो कि ज्यादातर नदर्न इंडियन रिवर्स है, जिसको आप लोग पेरिनियल रिवर्स भी कहते हैं। जबकि सदर्न इंडियन रिवर्स जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ पर हर साल का पानी का फ्लो काफी कम है। क्यों? क्योंकि ये पेनिनसुलर रिवर्स है, पेरिनियल रिवर्स नहीं है। ग्लेशियर के पिघलने की वजह से ओरिजिनेट नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी हमेशा मानसून में ज्यादा आपको दिखेगी, अदर सीजन्स में कम हो जाती है। बट हाँ, नदर्न इंडियन रिवर्स को हम लोग पेरिनियल रिवर्स कहते हैं। मानसून में तो वाटर अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, बट वैसे भी आम सीजन में वाटर अवेलेबिलिटी ठीक ठाक रहती है। तो ये तो बात होगी सरफेस वाटर रिसोर्सेज की। अब हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में, ग्राउंड वाटर एक उस वाटर को कहते हैं दैट इज प्रेजेंट बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज प्रेजेंट बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ। और हमारी सरफेस के नीचे कितना पानी अवेलेबल है? इंडिया के पास टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स आज की डेट में 432 क्यूबिक किलोमीटर के पास है। 432 क्यूबिक किलोमीटर। लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन, हमारे इंडिया में ग्राउंड वाटर का जो यूज होता है वो ज्यादा है, वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द रिवर बेसिन्स। मतलब जितना पानी हम लोग सरफेस वाटर रिसोर्स जितना हम यूज नहीं करते हैं, उससे कई ज्यादा तो मैं ग्राउंड वाटर रिसोर्स का पानी यूज कर लेता हूं, खास करके नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में और सदर्न इंडिया के रीजन्स में। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया में आप लोग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को ज्यादा यूज करते हैं इन कंपैरिजन टू सरफेस वाटर रिसोर्स। और इंडिया के पास टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स कितना है? 432 क्यूबिक किलोमीटर। और 1869 आपके पास टोटल मिलाकर सरफेस वाटर रिसोर्स है। तो अगर मैं 1869 प्लस 432 ऐड करता हूं, तो हमारे पास 2301 क्यूबिक किलोमीटर के आसपास टोटल ग्राउंड और सरफेस वाटर रिसोर्स आ जाता है। जबकि रेनफॉल से पानी आप लोगों को 4,000 क्यूबिक किलोमीटर का मिलता है। तो वाई डोंट यू हार्नेस द रेन वाटर? अगर आप रेन वाटर को भी बचा ले तो इंडिया में वाटर स्केर्सिटी कभी ना हो। तो आगे बात करते हैं कौन कौन से स्टेट्स में ग्राउंड वाटर का ज्यादा यूटिलाइजेशन है। पंजाब, हरियाणा, आप मान के चलो ये तो ज्यादातर पानी यूज ही करते हैं इरिगेशन में, क्योंकि वीट, राइस उगाते हैं ये लोग, और राइस में पानी का बहुत ज्यादा यूज है। राजस्थान, तमिलनाडु में भी ग्राउंड वाटर काफी ज्यादा यूज होता है। और वो स्टेट जहां पर ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन काफी मॉडरेट है, उसमें गुजरात, यूपी, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स आपके पास आ जाते हैं। वो स्टेट जहां पे ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन काफी कम है, उसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला जैसे स्टेट्स आते हैं। और अगर हम केरला की बात करते हैं तो इन लोगों के पास तो लगून्स हैं, बैक वाटर्स हैं। केरला इज द स्टेट ऑफ बैक वाटर्स। हालांकि बैक वाटर्स में मिलने वाला जो पानी है वो ज्यादातर ब्रैकिश है,
ज्यादातर क्या होता ही ब्रैकिश। क्या होता है बैक वाटर, मान के चलो ये कोस्ट लाइन है आप लोगों की, ठीक है। बाय चांस एक बड़ी सी लहर आई जिसकी वजह से ओशंस का पानी कोस्ट के अंदर आ गया। यहां पर एक बड़ा सा गड्ढा था, गड्ढे में पानी भर गया, तो ओशन का ये वाला पूरा पोर्शन ओशन से अलग हो गया ना। तो यहां पर जो लेक बनी, इस लेक को आप लोग कहते हैं लगून लेक। तो केरला इज नोन फॉर बैक वाटर, नोन एज लगून लेक्स। तो जिन स्टेट्स की कोस्ट लाइन काफी ज्यादा कटी फटी होती है, जैसे केरला, वहां पर आप लोगों को उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, वहां पे बैक वाटर्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। पर जैसे कि मैंने बोला, बैक वाटर में भरा हुआ पानी तो ओशन का ही है, इसलिए यहाँ पर पानी ज्यादातर ब्रैकिश देखने को मिलता है। पीने के लिए तो यूज कर नहीं सकता हूँ, इसलिए यहाँ पर फिशिंग, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप जनरली यहाँ पर अपने बोट चलाने के लिए आप ज्यादातर इस बैक वाटर के पानी को यूज करते हैं। और यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट्स लगते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ब्रैकिश वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ। तो ट्रीटमेंट प्लांट्स काफी महंगे होते हैं, बट लगाते हैं लोग। तो ट्रीटमेंट प्लांट्स को लगाकर मैं इसको पेडी क्रॉप्स या कोकोनट ट्रीज, उसमें भी यूज करता हूँ। अब इंडिया में वाटर डिमांड सेक्टर वाइज कितनी है, ये देख लेते हैं। सबसे ज्यादा पानी तो हम लोगों को इरिगेशन में चाहिए होता है। अगर मैं पीने में यूज करने वाले पानी को देखूं, अगर मैं इरिगेशन में यूज होने वाले पानी को देखूं, तो सबसे ज्यादा वाटर तो इंडिया में इरिगेशन में यूज होता है। अभी आगे आप पढ़ोगे कितना यूज होता है, बट इंडिया में इरिगेशन का डेवलपमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा इरिगेशन के डेवलपमेंट से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इरिगेशन के डेवलपमेंट से बढ़ा, यहां तक समझ में आता है। और हमारे 5 ईयर प्लान्स में रही, हमारे 5 ईयर प्लान्स की प्रायोरिटी रही कि हम लोग डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन करें ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़े। इंडिया में काफी सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स देखे गए, जैसे बाकरा नागल, हीराकुड, दामोदर वैली, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट्स, इन सबको कंस्ट्रक्ट किया गया। अब मैं आपको बात करता हूं इंडिया में एग्रीकल्चरल सेक्टर का, एग्रीकल्चरल सेक्टर में कितना पानी यूज होता है। उसके बाद मैं डोमेस्टिक सेक्टर में भी आऊंगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी आऊंगा। आपका चैप्टर बोलता है कि अगर हमारे पास 100% पानी है, 100% पानी है मिलाकर ग्राउंड वाटर का और सरफेस वाटर का, तो आप मान के चलो कि 100% ग्राउंड वाटर में से, 100% ग्राउंड वाटर में से 92% ग्राउंड वाटर एग्रीकल्चर में चला जाता है। और 100% सरफेस वाटर में 89% सरफेस वाटर एग्रीकल्चर में चला जाता है। तो ये सेक्टर डोमिनेट करता है वाटर डिमांड में, भले ही सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर की बात हो। सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, दोनों ही कैटेगरीज में एग्रीकल्चरल सेक्टर में डिमांड काफी ज्यादा है। अब मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करता हूं। इंडस्ट्रियल सेक्टर सरफेस वाटर का 2% यूज करता है और ग्राउंड वाटर का बस 5%। और अगर मैं डोमेस्टिक सेक्टर की बात करूं, तो डोमेस्टिक सेक्टर से तो आने वाला पानी है ही सारा सरफेस वाटर। ये तो आजकल दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के रीजन्स में आपको ग्राउंड वाटर यूज होता हुआ दिखता है, बट ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में सप्लाई वाटर आता है। और वो सप्लाई का पानी जो आता है आपके पास, वो रिवर से लेते हैं ये लोग। तो डोमेस्टिक सेक्टर तो 9% सरफेस वाटर ही यूज कर रहा है। ग्राउंड वाटर तो बहुत कम आपको यहाँ पर घर दिखेंगे जो ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं। चलिए जी, तो इरिगेशन की इतनी डिमांड क्यों है हमारी इंडिया में, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी डिमांड क्यों है। एग्रीकल्चर सेक्टर में सारी डिमांड इरिगेशन की वजह से है। इरिगेशन के लिए चाहिए होता है पानी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए। अब क्यों चाहिए इनको पानी, क्यों चाहिए, इरिगेशन की इतनी डिमांड क्यों है इंडिया में। क्योंकि इंडिया में एक तो रेनफॉल में बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। वेरिएबिलिटी मतलब कहीं पर ज्यादा रेनफॉल हो जाती है, कहीं पर कम होती है। इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स वाटर डिफिशियंट है, इसलिए वहां पे ड्रॉट्स हम रहते ही हैं, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू। आप हर साल देखना कहीं ना कहीं इंडिया में ड्रॉट पड़ा ही होता है। इंडिया में ज्यादातर विंटर और समर सीजन में सूखे ही जाते हैं, बारिशें ज्यादा नहीं होती है। ज्यादातर बारिश मानसून में हो जाती है, मुझे पता है, बट मानसून में भी लगातार बारिश नहीं होती, मानसून में भी ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। जिसकी वजह से अगर मानसून की बारिश लगातार हो तो मेरे फार्म्स के लिए बहुत अच्छा है, बट जो ये मानसून में ब्रेक्स आते हैं ना बीच बीच में, इसकी वजह से एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाता है मेरा, खासकर कि बिहार वेस्ट बंगाल में। इसलिए मानसून का भी खासा फायदा नहीं देखने को मिल रहा। और इंडिया में कुछ क्रॉप्स तो ऐसी है, जैसे राइस, शुगर केन, जूट जैसी क्रॉप, इनके इनको तो पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलती है इरिगेशन के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि राइस
एक वाटर रिटेनिंग क्रॉप है। इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इरिगेशन इज द रीजन। इरिगेशन ही वो कारण था जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रही, खास करके पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में। क्योंकि यहां पर हमने पहले भी पढ़ा था, इन तीनों स्टेट्स में इरिगेटेड फार्मिंग होती है। इनके पास ऑलरेडी समर्सिबल वेल्स, ट्यूबवेल सब लगे हुए हैं। और यहाँ पर 85% जो नेट सोन एरिया है वो सब इरिगेटेड है। मतलब ये रेन फेड फार्मिंग नहीं करते हैं। फिर एक तो बात रही इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए वाटर डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है। फिर बात करते हैं, इंडिया में वाटर रिसोर्सेज का भी ओवर यूज होता है। जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये बहुत ज्यादा, मतलब ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा प्रोपोर्शन यूज कर लेते हैं इरिगेशन के लिए। राइस और वीट उगाते हैं क्योंकि ये लोग। उसके बाद आउट ऑफ द नेट इरिगेटेड एरियाज, मतलब अगर मैं दोनों स्टेट की बात करूं तो पंजाब में अगर 100 फील्ड्स हैं तो 100 फील्ड्स में से 76, और हरियाणा का 51, दे आर इरिगेटेड थ्रू वेल्स, ट्यूबवेल्स। मतलब दोनों स्टेट्स में इरिगेशन वेल्स, ट्यूबवेल से सबसे ज्यादा होता है। पंजाब में 76% है, हरियाणा में 56%, 51% ऑफ द टोटल फील्ड्स विच आर इरिगेटेड। और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का ये ओवर यूटिलाइजेशन ही तो है, जिसकी वजह से होने क्या लग गया आप, क्योंकि इन दोनों स्टेट्स में ग्राउंड वाटर लेवल अपने बिल्कुल मिनिमम लेवल पर जाकर पहुंच गया है। यहां तक तो समझ में आता है। एक तो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का इतना यूज, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसके बाद इंडिया में एक प्रॉब्लम और देखने को मिलती है, एंड दैट इज एमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इंडिया में एमर्ज हो रही है? जितने भी अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज हमारे पास है, एक तो उसका ओवर यूटिलाइजेशन चल रहा है, ठीक है, समझ में आता है सर। बट उसको पोल्यूट क्यों कर रहे हो? दे आर इवन गेटिंग पोल्यूटेड। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, ये सब जाकर तुम वाटर बॉडीज में डंप कर देते हो यार। इससे हो क्या रहा है? एक तो वैसे ही पानी कम है, और जो कम है वो भी पोल्यूट हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बोला था, इंडिया में पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बढ़ती जा रही है। सोचो ना, एक तो पानी, अवेलेबल पानी कम हो रहा है, अवेलेबल पानी, अवेलेबल वाटर कम हो रहा है। मान के चलो 40 लीटर पानी था, जो अब 30 लीटर रह गया है। अवेलेबल पानी कम हो रहा है, अवेलेबल पानी 30 लीटर है, 30 लीटर में से पोल्यूटेड वाटर वो बढ़ रहा है। तो पहले 30 लीटर में 0 लीटर पानी पोल्यूटेड होता था, 5 लीटर पानी पोल्यूटेड है, तो बचा कितना? 25 लीटर। और उसी तरफ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो वैसे तो 30 लीटर पानी यूज होना चाहिए था ना पॉपुलेशन पर, बट आपके पोल्यूशन की वजह से 25 लीटर ही रह गया। जिसकी वजह से इंडिया में पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। वाटर क्वालिटी डिटोरिएट क्यों हो रही है? क्योंकि केमिकल, इंडस्ट्रियल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब पानी को बर्बाद कर दे रहे हैं। क्वालिटी इतनी खराब कर दे रहे हैं कि ह्यूमन यूज के लिए तो यूटिलाइज हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब टॉक्सिक सब्सटेंसेस किसी लेक, रिवर या किसी स्ट्रीम, ओशन में जाते हैं तो वो बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाते हैं इन सभी पानी में, और वही वहीं पर रहते हैं। जिसकी वजह से उस वाटर में रहने वाले जीव जंतु मरते हैं। उनको तो आदत है नहीं। और जीव जंतु के मरने की वजह से आपको पता है उनकी डेड बॉडी उसी पानी में सड़ती रहती है, और उनकी डेड बॉडी की वजह से वो पानी पोल्यूट होता है। और ये पोल्यूटेंट्स जो हैं, ये ग्राउंड वाटर में भी कभी कभार सीप कर जाते हैं, ग्राउंड वाटर में भी कभी कभार चले जाते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर भी पोल्यूट हो रहा है। और इंडिया में रिवर्स देख लो, गंगा यमुना की हालत देख लो इस समय, खास करके यूपी, दिल्ली में यमुना की हालत देखो, गंगा की हालत यूपी में देख लो, बहुत बुरी चल रही है। तो वाटर को तो कंजर्व करना हम लोगों की जिम्मेदारी है ना, क्योंकि फ्रेश वाटर दिन प्रतिदिन डिक्लाइन हो रहा है, डिमांड उसकी बढ़ती जा रही है। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड अब इंडिया में डेवलप हो गई है कि वाटर को कंजर्व किया जाए, इफेक्टिवली मैनेज किया जाए, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? कि पानी केवल आपको नहीं, आपके आने वाली जनरेशन को भी चाहिए। और फिर आप बोलते हो सर क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों भाग रहे हो सर? हम लोग ओशियनिक वाटर को कन्वर्ट कर लेंगे ड्रिंकिंग वाटर में। अरे कर लो, मैं आपको दिक्कत हो ना बोल रहा हूँ, मेरे को पता है, वो मेरे पास लास्ट ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन क्यों है, फर्स्ट क्यों नहीं है? क्योंकि डीसैलिनाइजेशन प्लांट कहते हैं आप इसे। डीसैलिनाइजेशन प्लांट करोड़ों में आता है। डीसैलिनाइजेशन प्लांट जो ओशनिक वाटर को कन्वर्ट करता है ड्रिंकिंग वाटर में।
बिल्कुल, इतना महंगा प्लांट हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना, तो ये इसलिए मैंने लास्ट ऑप्शन बोला। इसलिए हमारे इंडिया में इसको क्यों सोच रहे हो आप? यहां तक पहुंचने से अच्छा यही है ना कि जो अवेलेबल वाटर है उसको ही मैनेज कर लो। जैसे वाटर शेड डेवलपमेंट को एनकरेज कर लो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एनकरेज कर लो, वाटर रिसाइकलिंग, रीयूज, कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर, इसको एनकरेज कर लो। इससे हम लोग वाटर कंजर्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर आपका चैप्टर बात करता है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन पर। देखो यार, जितने भी अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज है, एक तो वो कम हो रहे हैं, तेजी से कम हो रहे हैं। हिली एरियाज में तो फिर भी पॉपुलेशन बहुत कम है, वहां पर फिर भी आपको पानी बहुत कम पोल्यूटेड देखने को मिलेगा। बट मगर प्लेन्स पर जैसे यूपी, दिल्ली, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वहां पर तो पानी की क्वालिटी इतनी बुरी तरीके से बर्बाद कर दी रिवर्स की आपने, मतलब हम लोगों ने, कि अगर मैं यूपी में गंगा के पानी को पीने की कोशिश करूं, मैं नहीं पी सकता हूं, उसमें इतने हार्मफुल कंटेंट मिलेंगे। अगर मैं दिल्ली में यमुना के पानी को पीने की कोशिश करूंगा, यू कैन नॉट हैव इट। बट आप हिली स्टेट्स में यमुना गंगा के पानी को पी के देखिए, यू विल एंजॉय द डिविनिटी। इतना डिवाइन पानी मिलेगा आपको वहां पर, इतना साफ, इतना स्वच्छ जल। तो प्लेन पर, मतलब आप ये मान के चलिए कि प्लेन्स पर जो पानी आपको मिलता है वो ज्यादातर इरिगेशन, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल पर्पसेस में यूज हो जाता है। करे ना, पानी यूज करने के लिए तो है, कीजिए पानी यूज, मना थोड़ी ना कर रहा हूं। बट यार, वाटर बॉडी में वेस्ट मटेरियल क्यों डंप कर रहे हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। तो वाटर पोल्यूशन ज्यादातर तो उन ड्रेन्स की वजह से हो रहा है, जो ड्रेन्स एग्रीकल्चरल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट ले जाकर डंप कर दे रहे हैं वाटर बॉडी में। इसीलिए बेटा, हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर बना है सीपीसीबी, और हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने लेवल पर बनाया है एसपीसीबी। सीपीसीबी का मतलब है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और एसपीसीबी का मतलब है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये दोनों एक साथ काम करते हैं, वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करते रहते हैं। और आज पूरे इंडिया भर में इन दोनों के मिलाकर 507 स्टेशन हैं, जो वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं, एक्वेटिक रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। और ग्राउंड वाटर क्यों पोल्यूटेड हो रहा है? क्योंकि सर, हैवी टॉक्सिक्स जो पॉइजनस है, हैवी टॉक्सिक मेटल्स, फ्लोराइड, नाइट्रेट्स, ये सब सीप कर जा रहे हैं पानी में। मतलब ये ग्राउंड वाटर में नीचे की तरफ पानी की सहायता से नीचे वो परकुलेट कर जा रहे हैं। मतलब आपके सरफेस वाटर में अवेलेबल है ये सारी चीज, और आपको पता है ये सरफेस वाटर से पानी धीरे 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 ग्राउंड वाटर में परकुलेट तो होता ही है। तो परकुलेशन टेक्निक से ग्राउंड वाटर भी आपका बर्बाद होता जा रहा है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पढ़ने से पहले जरूरी है कि हम अपने आप में बदलाव लेकर आए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए, रिवर पोल्यूशन को रोकने के लिए। जैसे वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाटर सेस एक्ट 1977। क्यों आए हैं? पोल्यूशन को रोकने के लिए, बट इतने इफेक्टिव है नहीं। क्यों नहीं है? मुझे याद है, जैसे दिल्ली में गंगा में, सॉरी, दिल्ली में यमुना रिवर होती है। तो दिल्ली में यमुना रिवर पे ब्रिजेस पर हम लोगों ने बड़े बड़े आयरन के वो लगा रखे हैं, अपने मेटल की शीट लगा रखी है। क्यों इसलिए लगा रखी है? क्योंकि लोग दिवाली, होली, जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो नारियल वारियल वो चढ़ाते हैं वहां पर, जो फूल की माला वो चढ़ाते हैं, वो सब उठाकर वो पानी में प्रवाह कर देते हैं, ये सोचकर कि पवित्र पानी है। अरे पवित्र पानी तो है यार, बट ये सारी चीजें क्या कर रही हैं पानी के साथ? उसको पोल्यूट नहीं कर रही हैं? कर रही है ना। आप सिंपल सी बात, अगर आप पूजा पाठ करते हैं, कीजिए, मैं रोक थोड़ा ना रहा हूं। हर मंदिर में एक कमरा आपको मिलता है जहां पर पूजा की सामग्रियों को प्रवाह करने के लिए कमरा बनाया जाता है। तो वहां पर जाके छोड़ के आइए। एमसीडी की वैन्स आती हैं हर मंदिर पर, उस पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाले सामग्रियों को एमसीडी की वैन हर मंदिर से करती है कलेक्ट। एक प्रॉपर सिस्टम गवर्नमेंट ने बना रखा है ना। उस सिस्टम के हिसाब से क्यों नहीं चलते? क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अर्जेंट नीड है, अवेयरनेस पब्लिक में क्रिएट की जाए, ताकि वाटर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट है, ये जब तक नहीं पता लगेगा, लोग नहीं रुकने वाले हैं। फिर आता है रिसाइकलिंग और रीयूज। अगर आप आरओ घर पे यूज करते हैं, तो आरओ जो वो वेस्ट वाटर निकालता है, अरे वो मैं किसी और चीज में यूज कर सकता हूँ। तो रीयूज और रीयूज ही अगर मैं कर लूँ, जो बहुत सिंपल है, उससे ही फ्रेश वाटर काफी बच जाएगा। मैं आरओ के पानी से गाड़ी धो सकता हूँ, मैं आरओ के पानी से पेड़ पौधों में
पानी डाल सकता हूँ, आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद द आरओ वाटर। मैं अपने घर को साफ कर सकता हूँ आरओ वाटर से। उसको क्यों नाली में आप जाने दे रहे हैं? उसको अवेलेबल करवाइए। उसके बाद लेसर क्वालिटी वाटर एंड रिक्लेम्ड वाटर, इट कैन बी यूज फॉर कूलिंग फॉर इंडस्ट्रीज। इस पानी को, जो पानी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, चलो ठीक है, आपने कौन सा पीना है, इंडस्ट्रीज में वो पानी कौन पीता है? तो लेस क्वालिटी वाटर और रिक्लेम्ड पानी को इंडस्ट्रीज यूज कर सकती है अपने कूलिंग प्लांट्स में, क्योंकि इंडस्ट्रीज में ज्यादातर पानी तो कूलिंग प्लांट्स में यूज होता है। लेस क्वालिटी वाटर को यहां पर फायर बुझाने के लिए, फायर फाइटिंग में भी यूज कर सकता हूं मैं। फ्रेश वाटर को क्यों यूज कर रहे हो आप? लेसर क्वालिटी पानी को यूज कर लो इन सब फालतू के कामों में, मतलब इन सब कामों में। इसमें फ्रेश वाटर नहीं डिक्लाइन होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों वाटर शेड मैनेजमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वाटर शेड मैनेजमेंट का मतलब है वाटर को मैनेज करना, एफिशिएंट मैनेजमेंट, वाटर को कंजर्व करना। और वाटर कंजर्वेशन मतलब सरफेस ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। वाटर मैनेजमेंट में जनरली सरफेस रन ऑफ को रोका जाता है, ग्राउंड वाटर को स्टोरेज, उसका रिचार्ज करा जाता है तरह तरह के मेथड से। जैसे पर्कुलेशन टैंक्स बनाए जाते हैं, रिचार्ज वेल्स बनाए जाते हैं, ताकि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सके, ग्राउंड वाटर को स्टोर किया जा सके। तरह तरह के वाटर शेड डेवलपमेंट और मैनेजमेंट प्रोग्राम्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, नेशनल और स्टेट लेवल पर। इसमें से कुछ प्रोग्राम्स तो एनजीओ भी अपने लेवल पर चलाती है। जैसे कुछ प्रोग्राम्स मैं यहाँ पर लिख कर लाया हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है हरियाली। हरियाली जो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। ग्राम पंचायत और डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। उसके बाद है नेरू मेरू। नेरू मेरू का मतलब है वाटर एंड यू। ये आंध्र प्रदेश में ये प्रोग्राम चलता है। और अरिवरी पानी संसद, ये अलवर में चलता है, राजस्थान के अलवर में। तो अरिवरी पानी संसद, नेरू मेरू आंध्र प्रदेश, ये कुछ स्टेट उसके गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के। इसके साथ साथ तमिलनाडु से सीखना चाहिए सभी स्टेट्स को। इट इज द ओनली स्टेट इन इंडिया जिसने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए स्ट्रक्चर्स बनाना हर घर में कंपलसरी कर दिया है। अच्छा, वाटर शेड डेवलपमेंट अगर होगा तो सर उसका इम्पैक्ट क्या होगा? वाटर शेड डेवलपमेंट का इम्पैक्ट विलेज के तो हर सेक्टर पर देखने को मिलेगा। जैसे हमारे इंडिया में, मतलब एक विलेज की बात मैं कर रहा हूं, वहां पर एक यूथ ग्रुप है तरुण मंडल के नाम से, जो आपके चैप्टर में स्टोरी बताता है, वो तरुण मंडल एक ग्रुप थी। तरुण मंडल ये ग्रुप जनरली बनाया गया था ताकि डाउरी सिस्टम, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी जैसी चीजों को बैन किया जा सके। इस ग्रुप ने अपनी पूरी विलेज के रिसोर्सेज को ही यूज करके 22 लाख स्कूल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करवाई। सारी इलेक्शंस जो हैं, मतलब मैं आपको सेक्टर्स बता रहा हूँ, एक तो तरुण मंडल हो गया, तरुण मंडल 22 लाख स्कूल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करवाई गई विद बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ विलेजेस। सभी जो लोकल बॉडीज में इलेक्शन है वो ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस कर दिए गए। न्याय पंचायत जिसको बोलते हैं ना, इनफॉर्मल कोर्ट्स, जहां पर जाकर आप लोग न्याय मांग सकते हैं, इनफॉर्मल कोर्ट्स हैं, उनको भी सेटअप किया गया। एक न्यू सिस्टम ऑफ शेयरिंग लेबर जो है वो भी यहाँ पर ग्रो करती है, और जिसकी वजह से प्राइड, वॉलेंट्री स्पिरिट, ये सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में आती है। लैंडलेस लेबर्स भी इन सब चीजों की वजह से एम्प्लॉयमेंट गेन करते हैं। तो मतलब ये देख के चलिए कि वाटर शेड डेवलपमेंट से हर चीज का फायदा है। अब मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे आ जाता हूं, जो तमिलनाडु ने कंपलसरी कर रखा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब पानी, वर्षा का पानी, उसको आप स्टोर कर सके, कैप्चर कर सके। बहुत ही लो कॉस्ट और बहुत ही इको फ्रेंडली टेक्निक है भाई ये। हर एक पानी की ड्रॉप को अगर आप प्रिजर्व भी कर लेना, मैं बात कर रहा हूं रेन वाटर की, आप उसको प्रिजर्व करने के लिए बोरवेल्स बनाइए, घर के नीचे आप पिट्स, वेल्स बना सकते हैं। इससे ना तो केवल आप लोगों को आने वाले दिनों के लिए पानी मिलेगा, बट ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज रहेगा। कई सारे बेनिफिट है यार रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। जैसे वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, जो ग्राउंड वाटर लेवल जो डिक्लाइन हो रहा है वो रिचार्ज हो जाता है। मतलब क्वालिटी जो है ग्राउंड वाटर की वो भी इंप्रूव होती है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा उतना ज्यादा पोल्यूटेंट जो पानी में है वो कम होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी क्वांटिटी, मैं कह रहा हूँ 20% फ्लोराइड है 100 लीटर वाटर में, काफी पोल्यूटेड है। अब मैं ये बोलूं कि ये 20, मतलब पार्टिकल्स, ये 20 पार्टिकल्स है नाइट्रेट के, फ्लोराइड के 100 लीटर पानी में। अब ये पानी 100 लीटर से बढ़कर 1000 लीटर हो गया। तो 1000 लीटर में 20 पार्टिकल्स कम हो गए ना। इसको कहते हैं मतलब डिल्यूशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स।
ग्राउंड वाटर का सप्लाई बढ़ेगा तो ये जितने भी हार्मफुल मटेरियल्स हैं ये डिल्यूट होने शुरू हो जाएंगे। सॉइल इरोजन, फ्लडिंग, इन सब चीजों से आपको छुटकारा मिल सकता है। और आप पानी को, यू कैन यूज द वाटर, मतलब ये जो वो है जो रेन वाटर है, इसको यूज कर सकते हो आप लोग टू अरेस्ट सॉल्ट वाटर इंट्रूजन इन कोस्टल एरियाज। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक बहुत सारी विलेजेस में प्रैक्टिस की जाती है। वाटर को यूजुअली किसी भी सरफेस वाटर बॉडी में कलेक्ट किया जाता है, जैसे लेक्स में कर लो भाई, पॉन्ड्स में, इरिगेशन टैंक्स में, कुंड बना लो, टंका, दिस इज स्टोरेज टैंक्स, स्टोरेज अंडरग्राउंड टैंक्स जो राजस्थान में यूज होते हैं। तो राजस्थान में अंडरग्राउंड टैंक्स को टंका, कुंड बोलते हैं। ऑफ कोर्स रेन वाटर को यूज या रेन वाटर के पानी को स्टोर करने के लिए बनाते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कुछ अदर बेनिफिट्स मैं ये भी आपको बता दूं। ग्राउंड वाटर पर ओवर डिपेंडेंस जो हम डोमेस्टिक यूज पे करते हैं वो कम हो जाएगी। ऑफ कोर्स इसकी वजह से डिमांड सप्लाई का गैप जो है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि अगर सरफेस वाटर नहीं मिलता आपको, ग्राउंड वाटर मतलब सरफेस वाटर अगर डोमेस्टिक घरों में नहीं मिलता तो क्या करते हैं डोमेस्टिक हाउस, वो ग्राउंड वाटर यूज करना शुरू कर देते हैं। तो अगर सरफेस वाटर आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो आप रेन वाटर से काम चला सकते हो ना, तो डिमांड सप्लाई का गैप ऑटोमेटिकली कम हो गया। ग्राउंड वाटर का जो टेबल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ पंपिंग द ग्राउंड वाटर है वो कम होगी। मतलब अगर आपने समर्सिबल देखा हो, अगर आपके घर पे लगा हुआ है समर्सिबल, तो आपसे पूछते हैं ना कितने फुट गहरा गड्ढा करवाया, आपने बोला मेरा समर्सिबल तो 200 फुट गहरा है। इसका मतलब ग्राउंड वाटर इस समय आपके जमीन से 200 फीट नीचे है। अगर ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते रहोगे तो ये 200 फीट से पानी बढ़कर 120 फीट पर आ जाएगा। तो अब 120 फुट गड्ढा खोदना इज इजी फॉर मी ना। इससे मेरा कॉस्ट जो है ऑफ पंपिंग आउट द वाटर वो भी कम होगा। अर्बन एरियाज को काफी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी अर्बन सिटीज इस समय स्केर्सिटी ऑफ वाटर और राइजिंग पॉपुलेशन से जूझ रही है। अगर वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर घर में कर दे कंपलसरी, तो देखो कितना मजे ही मजे हो जाएंगे। वाटर स्केर्सिटी को सॉल्व करने के कुछ और मेथड भी है। ऐसा नहीं है कि केवल ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द ओनली स्टेप, नो। अपार्ट फ्रॉम रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपका चैप्टर बोलता है कि अगर आप डीसैलिनाइजेशन ऑफ वाटर भी कर ले तो भी आप वाटर स्केर्सिटी से बच सकते हैं। बट मैंने बोला कि डीसैलिनाइजेशन ऑफ वाटर प्लांट काफी महंगे हैं। इसमें सेकंड ये भी हो सकता है सर, जहां पर पानी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, तो वाटर सरप्लस एरिया से अगर पानी ट्रांसफर करके वाटर डेफिसिट एरिया पर अगर मैं ले जाऊं, तो हो सकता है अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि अगर हम लोग नदर्न इंडियन रिवर्स को सदर्न इंडियन रिवर से ज्वाइन कर देते हैं तो इंडिया में कभी वाटर स्केर्सिटी होगी ही नहीं। और फिर आता आपके पास आपके चैप्टर का एंड, दैट इज नेशनल वाटर पॉलिसी 2002। गजब की पॉलिसी थी। इसने पानी का एलोकेशन किस किस तरीके से होना चाहिए वो बताया। मतलब पहले पानी किसके लिए एलोकेट किया जाना चाहिए, नेशनल, विदाउट एनी डाउट सबसे पहली प्रायोरिटी पानी के एलोकेशन की ड्रिंकिंग के लिए होनी चाहिए, पीने के लिए। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी इरिगेशन, हाइड्रो पावर, इरिगेशन के लिए। थर्ड प्रायोरिटी हाइड्रो पावर, फोर्थ प्रायोरिटी नेविगेशन, पांचवी प्रायोरिटी फिर जाकर इंडस्ट्रियल और अदर यूजेस के लिए। तो जनरली इस पॉलिसी ने क्या बोला कि भैया पहली प्रायोरिटी तो है ह्यूमंस और एनिमल्स को पीने योग्य पानी मिले, बाकी सब काम तुम्हारे बाद में है। इरिगेशन, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जहां पर भी होता है वहां पर ड्रिंकिंग वाटर कंपोनेंट जरूर होना चाहिए। खासकर कि उन सब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, उन सब इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के एरियाज में जहां पर कोई ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है। सोच के चलो तुम किसी गांव देहात में जाकर किसी रिवर के पास मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना दे रहे हो, आसपास के इलाके में ड्रिंकिंग वाटर की कमी है, तो भैया पहले आपके प्रोजेक्ट का रोल होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवाना। मेजर्स ले सरकार, मेजर्स, मेजर शुड बी टेकन कि लोग ग्राउंड वाटर का यूज थोड़ा बहुत लिमिट करें, उसका एक्सप्लॉइटेशन ना करें। जैसे अगर आपको याद आ रहा हो विराट कोहली पर फाइन लगा था, बहुत ही नॉमिनल सा फाइन लगाया था, क्योंकि वो गाड़ियां धो रहे थे अपनी ग्राउंड वाटर से, जो कि अलाउड नहीं है। बट हम करते तो हम सारे ही हैं, हमको पता है कि केवल विराट मतलब केवल चीकू भैया नहीं, सभी करते हैं ये काम। सरफेस और ग्राउंड वाटर जो है इसको रेगुलरली मॉनिटर किया जाना चाहिए भाई, उनकी क्वालिटी, और प्रोग्राम्स लिए जाने चाहिए ताकि वाटर क्वालिटी को कैसे ना कैसे करके भैया इंप्रूव किया जाए।
तो ये था नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 एंड दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 6, बुक नंबर 2। चैप्टर का नाम था वाटर रिसोर्सेस। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बट हाँ, यहाँ पर तरुण मंडल पर क्वेश्चन आए हैं, मैंने देखे हैं, प्रीवियस ईयर भी आए थे और इस बार भी आ सकते हैं। राजस्थान में अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स को क्या कहा जाता है, वो ये पूछा जा सकता है। हरियाली नेरू मेरू आरीवरी पानी संसद क्या है ये, और कौन सा स्टेट जहां पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाने इंपॉर्टेंट है, और वाटर हार्वेस्टिंग में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये सब चीजें आप लोगों से वो जरूर पूछता है, एंड दिस कैन बी अ गुड क्वेश्चन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ही क्या केवल ओनली सोल्यूशन है वाटर स्केर्सिटी जैसी उन चीजों को सॉल्व करने के लिए? नो सर। हम लोग डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स लगा सकते हैं, वाटर सरप्लस एरिया से वाटर डेफिसिट एरिया तक पानी लेकर जा सकते हैं बाय इंटरलिंकिंग द रिवर्स। कौन सी रिवर्स सर? पेरिनियल रिवर्स को अगर साउथ इंडियन रिवर से जोड़ दिया जाए तो साउथ इंडिया में भी, जैसे महाराष्ट्र में, मुझे याद है 2023 का आईपीएल कैंसिल किया गया था विजयवाड़ा रीजन में, क्योंकि वहां पर पानी का बहुत ज्यादा स्कैर्सिटी है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कौन कौन से लेजिस्लेटिव प्रोविजंस सरकार लेती है वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए? चैप्टर केवल 3 ही बताता है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाटर सेस एक्ट ऑफ 1977। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऊपर इस लाइन पर आप लोगों को देखने को, इधर सॉरी, इधर इस लाइन पर आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो रिसाइकल रीयूज ऑफ वाटर सबसे सिंपल है, एटलीस्ट इससे ट्राई तो करके देखिए, आपको बड़ी संतुष्टि होगी। ब्रश करते समय जो वो टैप आप खुला छोड़ देते हैं, अरे जब पानी मुंह में भरना हो तब टैप खोल के भर लो ना, क्यों फालतू में टैप ऑन छोड़ते हो? आप ब्रश 5 मिनट के ब्रश में आप पता है कितना लीटर पानी वेस्ट कर देते हो अगर आपका टैप खुला है? नहीं तो आप एक ग्लास पानी से भी अपने ब्रश को रोज धो सकते हो, मतलब अपने ब्रश से अपने अपने दांतों को रोज साफ कर सकते हो एक ग्लास पानी से। बट हाउ मच वाटर यू आर टेकिंग? 5 लीटर, जो वो टैप आप ओपन छोड़ देते हो। जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आपके घर में वो कहीं पर भी ड्रिपिंग टैप्स हैं, मतलब टिपिंग टैप्स, ड्रिपिंग वाटर, कंटिन्यूस वाटर इज ड्रिपिंग आउट, ट्राई टू स्टॉप इट। प्लम्बर को आज ही बुलाकर ठीक करवाओ उसे। आप साल में 240-300 लीटर पानी वेस्ट कर देते हो अगर वो टैप टिपिंग टैप है तो, मतलब इट इज नॉट स्टॉपिंग कंटिन्यूसली द पानी जो है, अगर वो ड्रिपिंग कर रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको रोकना। इस तरह के मेजर्स आप ले सकते हो, it is important for you. So this chapter is talking about all of these things. So dear, this is Deepak Singhal signing off. We'll see you in the next chapter very soon. That is chapter number 7, Geography Domain. Thank you. Thanks a lot.